हेलो स्टूडेंट्स। जय गुरुदेव पॉलिटिक्स स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर मारू एसएम प्रोफेसर। आज आपको पॉलिटिकल साइंस या संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। और हमारे देश भारत में लोकतंत्र का महत्व है कि जनता यहाँ पे शासन करती है तरीके से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो लोकतंत्र का परिचायक है हमारी सरकार, जिसे हम चुनते हैं, गवर्नमेंट। यहाँ सरकार के तीन अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका और एक अंग होता है हमारा विधायिका और एक अंग होता है सरकार का न्यायपालिका। क्लियर? एक होता है न्यायपालिका। ओके। अब इसके अंदर जो जानने वाली बात ये है, इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार जो है, जो गवर्नमेंट जो है, इसके तीन अंग है। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। और इसका उदाहरण है हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरा है विधायिका, जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना। इसका उदाहरण है संसद। तीसरा है न्यायपालिका, जिसका कार्य होता है कानून की रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना। और इसका एग्जाम्पल है हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो टॉपिक है हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है, हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है हमारे देश की, उस परंपरा के अनुसार जो सरकार के मैंने आपको भाग बताए तीन, उनमें संसद जो है उसके दो भाग होते हैं। संसद के टू पार्ट्स होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। संसद के दो भाग होते हैं, ठीक है ना? जिनमें से संसद के दो भाग होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा में से आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है राज्यसभा। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा एक पहली बात समझ में आ गई, संसद का दूसरा भाग है। ठीक है। देखो, भारत में संघीय संसद की व्यवस्था है और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहां दो सरकारें होती है, दो सरकारें जहां विद्यमान होती है, जहां राज्यों का संघ होता है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। उसको बोलते हैं हम लोग फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? संघीय व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? संघीय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई जैसे जो आपकी संघीय व्यवस्था है, इसमें संसद के दो भाग हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च व निचला सदन है, यानी राज्यसभा क्या संसद का अपर हाउस है और सेकंड हाउस है। ठीक है। क्या है? उच्च सदन है और द्वितीय सदन है, अपर हाउस है। भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था है, अतः संघों की इकाइयों के प्रतिनिधित्व के लिए संसद में सदन का होना आवश्यक है। इसी कारण से क्या? इसी कारण से भारत में दो सदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। जैसे कि राज्यसभा के नाम से स्पष्ट है कि यह संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी राज्यसभा। ठीक है ना? और इसके सदस्य विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। यह एक स्थायी सदन है। ध्यान रखना, राज्यसभा की खासियत बताऊं आपको मैं, यह एक परमानेंट हाउस है। यह कभी भंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? किंतु इसके एक तय सदस्य जो होते हैं वो हर प्रति 2 वर्ष बाद अपने आप ही सदस्य रिटायर हो जाते हैं, स्थान खाली कर देते हैं, जिनकी पूर्ति नए सदस्य द्वारा की जाती है। इसका उल्टा लोकसभा में होता है। क्या होता है लोकसभा के अंदर? लोकसभा में होता है कि कभी भी 5 साल से पहले इसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, जब यदि सरकार भंग हो जाए तो, या सरकार अपना रिजाइन दे दे तो। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट हाउस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्थायी सदन बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होते हैं। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 250। कितने मेंबर होते हैं इसमें? इसमें मेंबर होते हैं 250। इनमें से अधिक 238 राज्यों के तथा केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से निर्वाचित होते हैं। और 12 मेंबर जो होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। देखो क्या है कि 12 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये 12 सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा इत्यादि का विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव होता है।
ठीक है। और राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है बेटा, ध्यान रखने वाली। आई बात समझ में कि राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं। अभी तो हम लोकसभा नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे राज्यसभा, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर कि भाई जो है राज्यसभा के अंदर पढ़ते हैं कितने मेंबर होते हैं। मैंने बताया आपको, राज्यसभा में टोटल, राज्यसभा में टोटल जो मेंबर्स होते हैं, क्या राज्यसभा में जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 250, 250। इनमें से 238 जो होते हैं वो होते हैं निर्वाचित, ठीक है। और बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं उनका होता है मनोनयन, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा उन लोगों का जिन्होंने देश के अंदर साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उनका सिलेक्शन होता है इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि से। जबकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है डायरेक्ट मेथड से। आई बस समझ में, ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज है ये ध्यान रखना इसके अंदर कि राज्यों के प्रतिनिधित्व जो होते हैं अपने राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्या राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये इसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें देखना बेटा, इसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें ये, ठीक है ना, कि राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं अपने विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। और यह निर्वाचन आनुपातिक पद्धति, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यह निर्वाचन आनुपातिक पद्धति, अनुपात की पद्धति के द्वारा होता है तथा एकल संक्रमण मत विधि, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड के द्वारा होता है। और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारी जो राज्यसभा है और लोकसभा इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, है ना। लेकिन लोकसभा मेंबर्स का सिलेक्शन होता है डायरेक्ट जनता द्वारा, हर 5 साल में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्य विधानसभा के द्वारा होता है, ठीक है ना। ये होता है इसके अंदर, ठीक है। अब अगली महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं इसके अंदर वो ये है, एग्जाम्पल के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट होती है, राज्यसभा की जैसे सीनेट कहलाती है, जहां मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन के विषय में संविधान निर्माताओं ने एक और दक्षिण अफ्रीका की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है। इसमें बात समझ आ रही है आप लोगों को। इसमें तो महत्वपूर्ण बात है, जो गौर करने वाली बात यह है इसके अंदर, देखो इसके अंदर बताते हैं आपको कि भारत जो मेथड अपनाया गया है ये, उसमें अमेरिका में जो सीनेट सदस्यों का निर्वाचन होता है वो होता है डायरेक्ट। लेकिन भारत, सीनेट अमेरिका की है और राज्यसभा भारत की है, तो भारत की जो राज्यसभा और सीनेट दोनों का ही मेल है आपस में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि क्योंकि सीनेट भी अपर हाउस है उस सदन में, लेकिन सीनेट के मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। देखिए भारत में होता है इनडायरेक्ट। और ये जो भारत के राज्यसभा गठन के विषय में जो संविधान निर्माताओं ने एक और दक्षिण अफ्रीका की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका से हमने इनडायरेक्ट मेथड लिया है इलेक्शन का, और दूसरी ओर आयरलैंड की मनोनयन, जैसे मैंने बताया ना को 12, वो उसको प्रक्रिया को अपना है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ आपको मैं कि दक्षिण अफ्रीका से तो लिया है हमने इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष प्रणाली, जिसमें आपको बताया राज्यसभा सिलेक्शन होता है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हम लोगों ने लिया है अपॉइंटमेंट, जो 12 मेंबर्स होते हैं ना उनका मनोनयन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में। ये हमने लिया आयरलैंड से, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ग्रहण किया है आयरलैंड से। कहाँ से ग्रहण किया हम लोगों ने, हमने ग्रहण किया है ये आयरलैंड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में इस बारे में पूछ लेते हैं ये लोग, है ना। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। कंपेरिजन करके बताया मैंने आपको सीनेट से और राज्यसभा का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर कि जहां अमेरिका की सीनेट में प्रत्येक राज्य बराबर संख्या में प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजता है, वहीं भारत के प्रत्येक राज्य की विभिन्न संख्या में राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। मतलब और विभिन्न राज्यों की प्रतिनिधि संख्या उस राज्य की पॉपुलेशन, जनसंख्या आधार पर निश्चित की गई है। मतलब क्या है इसका, इस पढ़ने से मतलब यह है कि जितनी जनसंख्या होगी, जितनी पॉपुलेशन होगी, उतना ही राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के मेंबर्स का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है, उतने ही सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा के अंदर। जैसे मान लो यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी से ज्यादा मेंबर जाएंगे, राजस्थान की जनसंख्या कम है यूपी से, तो राजस्थान जाते हैं 10 मेंबर,
ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं होता, इंडिया में जनसंख्या के बेस पर राज्यसभा में मेंबर्स जाते हैं। अभी बस ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। केवल इसमें एग्जाम में से केवल ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये राज्यों के हिसाब से कहाँ का कितनी कितनी जनसंख्या भेजी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो अगला पॉइंट है वो ये देखा जा रहा है कि जो राज्यसभा में मेंबर बनना हो यदि, तो उसके लिए क्या योग्यता होती है, तो है ही, लेकिन क्या अयोग्यता होती है जिससे व्यक्ति राज्यसभा का जो है मेंबर नहीं बन सकता। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यता एलिजिबिलिटी होती है, नंबर 1 उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट है ये मस्ट है, जरूरी है ये। दूसरा, उसकी आयु 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 30 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या आयु 30 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसमें अन्य योग्यताओं भी होनी चाहिए जो कि संसद विधि द्वारा निश्चित करे, उसमें वे अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद की विधि द्वारा निश्चित की जाए, ठीक है ना। ये होता है इसके अंदर। अब इसके अलावा जिससे हमने बात कर ली कि योग्यता क्या होनी चाहिए, लेकिन यदि हम बात करें अयोग्यता की कि भाई वो व्यक्ति जो कि राज्यसभा मेंबर नहीं बन सकता, उसमें क्या क्या चीज होती है जिससे कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, तो उसके अंदर खास चीज ये है इसके अंदर कि भारत सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद ना हो, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब अच्छी जॉब ना हो, उसके पास कुछ छोड़ना पड़ेगा, या तो हो तो उसके पास पागल नहीं हो, मेड नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, भारतीय नागरिक और विदेशी नहीं हो, और संसद के किसी कानून के द्वारा उसको अयोग्य ठहराया नहीं गया हो, ठीक है। अगली बात कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इनका वेतन कितना होता है, तो संसद सदस्यों का जो बेसिक होता है 50,000 रुपए, बल्कि इसके अलावा उन्हें दैनिक भत्ता, अलाउंसेस वगैरह, कार्यकाल व्यय भत्ता, यात्रा भत्ता, टेलीफोन भत्ता आदि अलग से मिलते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी की, यहाँ से क्वेश्चन के बाद पुटअप होता है। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ से केवल क्वेश्चन पुटअप होता है कि राज्यसभा के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी ऑफिसर हैं, वो कौन होते हैं। तो देखो मैं बता दूंगा आपको इसके अंदर इंपोर्टेंट चीज, राज्यसभा के होते हैं पदेन सभापति, ठीक है। ये होते हैं हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के। क्या होते हैं, सभापति होते हैं, और एक होते हैं उप सभापति, ठीक है ना। एक होते हैं उप सभापति, जिनका सिलेक्शन कैसे होता है, जिनका निर्वाचन होता है राज्यसभा के मेंबर अपने में से ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अपने से उनका निर्वाचन करते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो इसके अंदर ये है कि राज्यसभा के पदाधिकारी राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वही राज्यसभा की क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। अभी कौन है, अभी है वेंकैया नायडू जनगण। अभी वेंकैया नायडू हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति है, तो वो स्वतः ही क्या हो गए, राज्यसभा के पदेन सभापति हो गए। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को उपसभापति नियुक्त करते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। वह इस अवधि के पूर्व भी त्यागपत्र दे सकते हैं या पद से हटा सकते हैं। राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर उपसभापति को अपने पद से हटा सकती है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके उपसभापति को अपने पद से हटा सकती है, परंतु ऐसे प्रस्ताव ध्यान रखना, परंतु ऐसे प्रस्ताव पर लोकसभा की इजाजत स्वीकृति भी जरूरी है। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य न रहने पर स्वयं त्यागपत्र अथवा उनको पोस्ट छोड़नी पड़ती है, रिजाइन देना पड़ता है। यदि राज्यसभा मेंबर नहीं रहते वो, उनको पोस्ट छोड़नी पड़ती है या उनको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। या अयोग्यता या अविश्वास प्रस्ताव पास कर उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव की सूचना उपसभापति को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ ही बता दूं आपको ये बात इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, है ना। प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो होता है एक कई मेंबर जो होते हैं वो स्वतः ही रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो राज्यसभा है इसकी खासियत, जो मेन में जो खासियत है राज्यसभा की, जो मेन में खासियत है वो यही होती है इसके अंदर कि एक तो स्थायी सदन होता है। क्या होता है ये, परमानेंट हाउस होता है। क्या खासियत होती है राज्यसभा की, देखो बताता हूँ एक बार आपको मैं। राज्यसभा की जो खासियत होती है क्या होती है, ये होता है परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। दूसरा, इसको बोलते हैं उच्च सदन। तीसरा, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष नीति से होता है, राज्यों की विधानसभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा। पांचवा, कुछ भारत सदस्यों का मनोनयन होता है, जो साहित्य कला विज्ञान के विशेषज्ञों का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। छठा, इसके जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और इनमें एक होते हैं उप सभापति, ठीक है ना। और राज्यसभा कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और यह इस तरह से होता है बीच में इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक तय मेंबर अपने आप ही स्वतः ही रिटायर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए बात समझ में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही हमने पढ़ा राज्यसभा के बारे में। आने वाले वीडियो में हम लोग लोकसभा और विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।